अस्माकं मध्ये ये वक्तारः सन्ति मान्यमान्याः डॉक्टर धवल कुमार पटेल महोदया एते मान्याः IS पद उपरि पदे सन्ति एवञ्च अद्य अस्मिन् समये मान्याः अहमदाबाद नगरस्य प्रमुख पदे विराजमानाः सन्ति DM कलेक्टर इति पदे विभूषिताः सन्ति। अस्यां सभायां महोदयानां वयं हृदयेन स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामः। आचार्य जी का हम इस कार्यशाला में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एकलव्य परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का ये हमारा एकलव्य परिसर सुदूर पूर्वोत्तर में अगरतला में विद्यमान है, जहां ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में जो हैं बड़े ही महनीय विद्वानों के व्याख्यान हुए हैं और इसी श्रृंखला में डॉक्टर धवल पटेल सर का बड़ा ही महत्वपूर्ण व्याख्यान होने जा रहा है, जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपियों का महत्व एवं संपादन कला, सांख्य तत्व प्रदीप के संदर्भ में। दरअसल आप लोगों का एक प्रश्न मन में हो रहा होगा कि जो है पांडुलिपियों की चर्चा हो रही है और जो है सर तो प्रशासनिक जो है सेवा से हैं। तो मैं आपको बता दूं, सर ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, संपादन के लिए, प्रकाशन के लिए बहुत काम किया है और विगत 15 वर्षों से, लगभग 15-17 वर्षों से सर काम कर रहे हैं। आपने जो है क्रिटिकल एडिटिंग जो है किया है सांख्य तत्व प्रदीप का। उसके अलावा बहुत सारे भंडारों की पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन आपके निर्देशन में हुआ है, सिर्फ ना कि गुजरात में बल्कि बनारस में भी और भारत के विभिन्न जो है प्रदेशों में। आप पांडुलिपियों के प्रति बड़े सजग हैं, उनके संरक्षण के लिए आप कार्य कर रहे हैं और जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आप जो है प्रेरणा के जो है स्रोत हैं। तो एक मैं जो है यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक पुस्तक का काम चल रहा था, सन 2013-14 की बात होगी। सर वहाँ जो है आचार्य कैलाश सागर सूर्य ज्ञान मंदिर गोवा पधारे थे, तो हमने सर का भी उस समय रिसर्च चल रहा था पांडुलिपि का। तो हमने सर को मैंने बताया कि सर हम ये पुस्तक में जो है ऐसे नील लिपियों को इस प्रकार से जो है यहाँ हम लोगों ने दिखा रहे हैं, हमने यहाँ संकलन किया है। सर ने कहा कि ऐसा है, बहुत अच्छा काम है और इसकी फर्स्ट कॉपी आप मेरे नाम से बुक कर लीजिए, इसकी पहली पुस्तक मैं खरीदूंगा। तो वो हमारे लिए जो है प्रेरणा का स्रोत था। देखिए, एक बड़े जो कुशल जो आचार्य होते हैं, उनका एक ही शब्द जो है आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये वाकया इसलिए बताया क्योंकि हमारे यहाँ विद्यार्थी उपस्थित हैं और उनको जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर जो है बड़े ही प्रेरक और ओजस्वीपूर्ण जो है व्याख्यान देते हैं। सर का हम पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर धन्यवाद तमसीन जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी सर जी जी। मैंने देखा आज पूरे आपके सत्र में बहुत सारे उत्तम व्याख्यानों की श्रृंखला आपने सजाई हुई है, तो मेरे लिए अंततोगत्वा लास्ट 2 दिनों में कहने को ज्यादा शेष नहीं रह जाता है, पर आपका निमंत्रण था और सबसे मिलना भी हो सकता है इस परिचय के कार्यशाला के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए मौका है। मुझे जो विषय दिया गया है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपियों का महत्व एंड खास करके सांख्य तत्व प्रदीप जो अभी एडिट किया उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे उसके संदर्भ में बातें करनी है। खास करके शोध छात्र भी आपके पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सारे रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं एक छोटा सा 10-15 मिनट का छोटा सा प्रेजेंटेशन है, तो वो आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद में सत्र आपके प्रश्नों के लिए खुला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 1 घंटे तक आप लोगों को कोई ज्यादा ज्ञान दे पाऊंगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको डायलॉग मोड में रखें। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो उसमें मैं प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और जो प्रेजेंटेशन है वो पहले हम लोग देखते हैं।
ज्ञान परंपरा में पांडुलिपियों का महत्व और संपादन कला। पांडुलिपियों के महत्व के बारे में ज्यादा कहने को कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विगत वर्षों में जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता था तो उसकी प्रतिलिपियां जो बनाई जाती थी, पांडुलिपियां बनाई जाती थी, हमारे पास वही प्रथम साक्ष्य है कि जिसकी मदद से हम लोग वो ग्रंथ कैसा होगा उसका एस्टिमेशन करते हैं, उसका हम लोग निर्धारण करते हैं कि ये ग्रंथ लेखक ने जब लिखा होगा तो इस तरह का दिखता होगा। सो पांडुलिपि हमारे फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट विटनेस हैं, जो विटनेस को देख के बाद में हम क्रिटिकल एडिशन करते हैं। तो उनके महत्व के बारे में कुछ कहना जरूरी भी नहीं है, सारे लोगों को उसका परिचय भी है, पर इतना कहना चाहूंगा कि पांडुलिपियों का महत्व जितना है उतनी वो सुगम नहीं है। तो जब सारे पांडुलिपि शास्त्र के विद्वान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर भी होंगे, कुछ लोग शोध छात्र भी होंगे, तो पांडुलिपियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, वो अगर हम लोग इंश्योर कर पाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा ये देश के प्रति सेवा हो पाएगी। और जैसे आगे के सत्र में भी मैं प्रश्न सुन रहा था, तो सारे प्रश्नों में ये हम लोग डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग कैसे एक्सेस कर सकते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कैसे हम लोग वो प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ज्यादा हर एक लोगों में जिज्ञासा और रुचि थी। तो वो एक पांडुलिपियों का महत्व स्वतः प्रदर्शित करता है कि लोगों में उसके बारे में इतनी जिज्ञासा है। उसके बाद में जब भी मेरे साथ भी कुछ कुछ दुर्घटनाएं हुई, मैं अपनी दुर्घटनाएं भी आपको बताता रहूंगा, जिसकी वजह से शोध छात्र है वो ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाए। एक जो किसी भी रिसर्चर के लिए दुस्वप्न होता है वो ये होता है कि आपने किसी ग्रंथ के ऊपर 6 महीना काम किया, उसका एडिटिंग किया, बहुत मजदूरी की, कहीं कहीं से जाके उसके रेफरेंसेस लेके आए, और उसके बाद में आपको पता चला कि ये 1960 में कहीं पे पब्लिश हो रखा है और आपका ये पूरा परिश्रम है वो व्यर्थ गया। तो मेरी सारे शोध छात्र और सारे रिसर्चर से पहला जो स्टेप संपादन कला का है, वो अप्रकाशित ग्रंथ का चयन करना, वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो कई बार हम लोग उसको खुदा देते हैं और बाद में फिर से पछताते हैं कि ये श्रम हमारा व्यर्थ गया। तो उसके लिए जो हमारे संसाधन हैं, वो संसाधन है पांडुलिपियों के कैटलॉग। पांडुलिपियों के कैटलॉग, पब्लिश्ड कैटलॉग्स भी हैं, उनकी भी सूचियां हैं, और न्यू कैटलॉगरम में उनको सर्च किया जा सकता है, या फिर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में भी वो पांडुलिपियों के भारतीय कृति संपदा करके उनकी वेबसाइट है, तो उसके ऊपर भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो उससे हमें इतना पता चल जाएगा कि हम जिस विषय में संशोधन करना चाहते हैं उसकी कितनी पांडुलिपियां उपलब्ध है, या कितनी पांडुलिपियों के बारे में दुनिया में अभी तक ज्ञात है, लोगों को पता है। उसके बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो प्रकाशित ग्रंथों को देखना होता है। आपने जैसे ये सांख्य तत्व प्रदीपिका के विषय में है, तो सांख्य दर्शन के क्या क्या ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, वो प्रकाशित ग्रंथों में इस ग्रंथ का कहीं उल्लेख मिलता है, या ये ग्रंथ कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसी कोई सूचना कहीं से प्राप्त होती है। तो ये प्रकाशित ग्रंथों का आलोचन करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जो कई बार हम स्किप कर जाते हैं। तो हमारे लिए काम करने के लिए जो शॉर्ट लिस्ट करना है, उसमें सबसे पहले कैटलॉग में कितने ग्रंथ हमारे रुचि के विषय के उपलब्ध हैं, उसमें से कितने प्रकाशित हो चुके हैं, उनको बात कर दिया जाए। उसके बाद में जो बचते हैं वो शायद अप्रकाशित है। हम लोग श्योर तो नहीं कह सकते, बिकॉज इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहीं पे किसी ने कोई पत्रिका में कहीं पे पब्लिश किया हो और हमें ज्ञात न हो, ऐसा हो सकता है, पर एटलीस्ट हम ड्यू डिलिजेंस अपना करके अप्रकाशित है कि नहीं वो एक बार इंश्योर कर लें, तो उसके बाद में मजदूरी में हमारा समय व्यतीत नहीं होगा। उसके बाद में आपने कोई अप्रकाशित ग्रंथ का पब्लिकेशन करने का जब निर्धारण कर लिया, उसके बाद में उसकी उपलब्ध सारी पांडुलिपियों को प्राप्त करने का प्रयत्न एक शोध छात्र को या एक रिसर्चर को करना अति आवश्यक होता है। तो उसकी सारी पांडुलिपि हम इकट्ठी करते हैं। तो इस तरह से अप्रकाशित ग्रंथ का चयन और वो ग्रंथ की सारी पांडुलिपियों को एकत्रित करने का व्यायाम हम लोग शुरू करते हैं। ये हो जाने के बाद जब पांडुलिपियां आपके पास आती हैं, तो पांडुलिपियों का वर्णन, क्योंकि कई बार हम लोग अति उत्साह में वर्क तो पब्लिश कर देते हैं, पर वो कौन सी पांडुलिपि के ऊपर आधारित है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा वर्णन हम
लोगों तक नहीं पहुंचाते। तो उसके बाद में रिसर्चर के लिए वही मैन्युस्क्रिप्ट में अगर कोई चीज खोजनी है तो वो लोकेट करनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जितने भी सारे एडिशंस, क्रिटिकल एडिशंस आज तक हुए हैं, उन्होंने पांडुलिपियों का डेटा देने का, ये भी जैसे अभी लिखा हुआ है, ये डेटा भी मैंने किसी अच्छे क्रिटिकल एडिशन में से देख के लिया है कि ये फॉर्मेट में इतनी इंफॉर्मेशन लोग ज्यादा चाहते हैं, तो कौन सा कलेक्शन है, वहां पे एक्सेशन नंबर क्या है, उसका टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, फोलियो की साइज क्या है, कौन सा मटेरियल है, अगर कोई अलग मटेरियल पे है, टेक्स्ट की साइज क्या है, कि एक लाइन में एवरेज कितनी, एक पेज में कितनी लाइन है, एक लाइन में कितने लेटर्स हैं, एवरेज कितने फोलियोस की है, उसकी कंडीशन कैसी है, गुड, एवरेज, बैड, ब्रिटल, कोई भी हो सकता है। तो एडिशनल रिमार्क्स कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, और कोई विशेष सूचना अगर आप देना चाहते हैं, तो पांडुलिपि का वर्णन एक एडिशन के कार्य में एक महत्वपूर्ण स्टेप रहता है। अब जो सांख्य तत्व प्रदीप करके जो ग्रंथ है, वो किस तरह से पब्लिकेशन के लिए हमने चयन किया और किस तरह से आगे बढ़ा, उसकी अगर मैं बात करूं, तो मैं उस समय में सूरत में पोस्टेड था। वहां पे चुनीलाल गांधी विद्या भवन करके एक आर्ट्स कॉलेज है, और उसके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट के उनके पास दो कलेक्शंस थे। तो उसमें एक का कैटलॉग हो रखा था, दूसरे का कैटलॉग बाकी था। तो वो कैटलॉगिंग करते टाइम उस समय में सांख्य दर्शन भी पढ़ रहा था। तो सांख्य दर्शन में ये जो वर्क है, उसके बारे में कोई आगे पीछे कहीं पे मुझे रेफरेंसेस नहीं मिले। देन आई थॉट कि ये शायद अप्रकाशित होगा, इसके ऊपर कार्य किया जाए। तो वो बाद में वहां से वो मैन्युस्क्रिप्ट का डिटेल्स लेके, वो मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये ऑथर की मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लेखक ने अपने स्वलिखित हस्त से लिखी हो, उस प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट है। और उसकी और कोई प्रतिलिपि कहीं पे दूसरे कैटलॉग्स में प्राप्त नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि कॉडेक्स यूनिकम है, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट वाज प्रेजेंट जब वो सर्च कर पाया। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट के विद्यार्थी के तौर पे आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये ऑथर की मैन्युस्क्रिप्ट है, लेखक की स्वलिखित पांडुलिपि है? तो जैसे मैंने इसमें आपको ऊपर दिखाया कि यहाँ पे जैसे पुण्य पुण्य समर्जिता द्वय सुखम, ये उसने पहले लिखा। उसके बाद में उसको कुछ मूड हुआ कि नहीं, उसमें आई मेक सम चेंजेस, मैं उसमें कुछ चेंज करके उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग या ज्यादा करेक्ट बनाने का प्रयत्न करा। देन वो दो लेटर यहाँ पे, एक लेटर यहाँ पे काट के पुण्य दृष्ट समर्जितो भय सुखम, इस तरह से लिखता है। यूजुअली कभी भी अगर स्क्राइब की एरर होती है, कहीं भी लिखने वाले की एरर होती है, तो वो ये यूजुअली मात्रा में एरर होती है, एक लेटर में एरर होती है, पर वो पूरे पूरे शब्द नहीं बदलते हैं। तो अगर इस तरह के आपको अंतर साक्ष्य मैन्युस्क्रिप्ट में दिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये लेखक ने लिखने के बाद में उसको अपने दिमाग में दूसरा वर्स आया, दूसरा श्लोक आया कि ये इससे ज्यादा अच्छा उभर के आएगा, तो उसने ऑलरेडी लिख दिया था, तो वो काट के फिर से लिख रहा है। जैसे इसमें भी शिरो द्वितीयम बाहुश्च तृतीयो नास्ति कश्चन है, इस तरह से उन्होंने एक सेंटेंस लिखा। देयर आफ्टर उसमें चेक उसको काट पीट के उत्तमांगम द्वितीयम न तृतीयो हस्त एव न, इस तरह से बिल्कुल ही अलग वाक्य लिख के उसको मैन्युस्क्रिप्ट ने लेखक ने लिखा है। सो इस तरह के काफी अंतर साक्ष्य इस मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिले कि जिससे ये साबित हो पाए कि ये लेखक की स्वलिखित पांडुलिपि है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अनल दग्ध है, बट अनल दग्ध में अ और ल को काट दिया है, और बाहर बाहर साइड मार्जिन में दह लिखा है। सो पूरा रीडिंग बनेगा दहन दग्ध महिरो महिरो बीजवल ब्ला ब्ला ब्ला। सो अनल की जगह पे दहन शब्द प्रयोग करना लेखक ने ज्यादा उचित माना, सो उसने अपने करेक्शंस उस तरह से किया। जैसे यहाँ पे भी शिव शिवानी की जगह पे भव भवानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सारे मेट्रिकली करेक्ट हैं, पर उनको हर एक पोएट जब होता है, तब अपना पहली बार जब लिखता है, तो उसको बाद में कुछ अलग विचार आते हैं, तो वो करेक्शन करते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको टेक अवे लेसन दे सकता हूँ, तो ये है कि आप किस तरह से लेखक की स्वलिखित हस्तलिखित पांडुलिपि को खोज सकते हैं। तो इस तरह के अंतर साक्ष्य आपको मदद करेंगे कि आप लेखक की स्वलिखित पांडुलिपि है या स्क्राइब ने लिखी है, वो आप उसमें चेक कर पाए।
अब ये सारा आपने पूरी जो पांडुलिपि थी वो पूरी पांडुलिपि को आपने पढ़ा, उसको नोट किया, तो उसके बाद में कुछ कुछ जगह पे संपादक को कहीं पे सुधारणा करनी पड़ती है, कहीं पे कल्पना भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट सिंगुलर मैन्युस्क्रिप्ट है, एक ही मैन्युस्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई जगह पे ये मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध ही नहीं है, तो आप दूसरे किसी विटनेस में देख ही नहीं पाएंगे कि इसका सही रीडिंग क्या होगा। तो उस समय पे संपादक को अपना स्वयं से दिमाग लगा के कुछ करना पड़ता है। पर वो, हाँ, वो आप उसको नोट करेंगे एंड नोट में या फुट नोट में कि ये दिमाग मैंने अलग से लगाया है, ये अंदर से नहीं मिल रहा है। तो वो एक मिनट, आई जस्ट गो बैक, राइट। तो संपादक को कभी कभी सुधारणा करनी पड़ती है। किस तरह की सुधारणा? जैसे ये जो सेंटेंस है, आसुरी ही कपिलश्चैव वोढ़ पंचशिखस्तथा, पर सांख्य तत्व में, सांख्य तत्व दर्शन में वोढ़ करके कोई मुनि नहीं हुए हैं, वोढ़ु करके हुए हैं, और वो दूसरी बुक्स में आपको वोढ़ु शब्द मिलता है। तो इन दैट केस द वर्ड, द लेखक का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे मुनियों के नाम लिखे हैं सांख्य दर्शन के, उसके अंदर यह करेक्शन संपादक को अपने अलग ज्ञान से या अलग पुस्तकों का आधार लेके करना पड़ता है। लिप्यंतरण में कुछ जगह पे संपादक को कल्पना भी करनी पड़ती है। जैसे ये नीचे की अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें पानी की वजह से वो पढ़ा ही नहीं जा सकता है। आप सिर्फ श्रोत्रा पढ़ सकते हैं, बाद में दो नहीं दिखेंगे, तू पढ़ सकते हैं, बाद में दो अक्षर नहीं दिखेंगे, बाद में फिर से थोड़ा दिखाई देगा। तो इस तरह के जहां पे भी लॉस है, जहां पे भी मैन्युस्क्रिप्ट कट गई है, मैन्युस्क्रिप्ट गीली हो गई है, और वो पांडुलिपि की एरर की वजह से जहां पे भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहां पे आपको विद द कंटेक्स्ट इधर क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे दा बट दिख रहा है, यहाँ पे श जैसी शक्ल बन रही है, तो शब्द हो सकता है, तो आप वो जोखिम लेके वहां पे लिख के, और उसके साथ में आपको फुटनोट में यू हैव टू बी वेरी क्लियरली मेंशनिंग कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट में ये शब्द है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो ये ब्रैकेट है, दैट शोज कि ये मैन्युस्क्रिप्ट से सीधा नहीं लिया है, यहाँ पे किसी ने अपना दिमाग लगाया है, गलत भी हो सकता है। तो आपको अगर इसका और कोई साक्ष्य मिले तो बाद में इसको करेक्ट करने में सहूलियत रहे। तो मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग की और संपादन कला में जहां पे भी संपादक या तो कल्पना करता है या तो संपादक सुधारणा करता है, इन दोनों केसेस में वहां पर उसका प्रॉपर नोटिंग होना या प्रॉपर उसको नोट करना एक आवश्यक एक्टिविटी है कि जिससे फ्यूचर रिसर्चर्स को भी लाभ हो सके। और अब बिकॉज ओसीआर इतना इजी हो गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इतना इजी हो गया है, तो जैसे मैंने जब ये एडिट किया, उसके बाद में जब उसको देखना चाहा कि इसके पैरेलल कहाँ इस तरह के उद्धरण मिलते हैं, तो इन दैट केस ये जो श्लोक था उसको गूगल में डाला, तो गूगल में डालते ही संगीत रत्नाकर स्वर गताध्याय, तो देन आई केम टू नो कि इसमें बहुत सारे उद्धरण संगीत रत्नाकर से लिए गए हैं, या फिर बहुत सारा कॉपी पेस्टिंग संगीत रत्नाकर से किया गया है। तो इस तरह से आपके भी जो श्लोक मिल रहे हैं, अंततोगत्वा आपका जो 100-200 वर्ड्स है, जो भी आपकी लंबाई है मैन्युस्क्रिप्ट की, उसमें से जो भी आपको श्लोक मिले हैं, वो सारे श्लोक किसी पब्लिश्ड ग्रंथ में अगर हैं तो उनका भी आपको रेफरेंसेस, कहीं पे आपको पाठ क्षतिग्रस्त मिल रहा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस हम लोग इसका बहुत यूज कर सकते हैं। मुझे आई फॉरगॉट द नेम, पर जैन QQQ करके कोई वेबसाइट है कि जहाँ पे जैन ग्रंथों के ज्यादातर उनके OCR किए हुए हैं, सही नहीं है, डेटा करेक्ट नहीं है, वो OCR करके डाला हुआ है, पर उसमें से काफी बार आपको उद्धरण सीधा मिल जाते हैं। तो अन्य पुस्तकों के उद्धरण खोजने में भी टेक्नोलॉजी हम सबकी सहायता कर सकती है। तो उसका भी महत्तम उपयोग करें और महत्तम प्रयत्न करें कि आपके अंदर जो कृति में जो श्लोक आ रहे हैं, अगर कोई और ग्रंथ से हैं तो उनका रेफरेंसिंग एक दूसरे के साथ अगर कर पाए तो वो भी आपको उपयोगी रहेगा। और ये करने के बाद में अंततोगत्वा लास्ट में हमेशा पूरी कृति हो जाने के बाद में, सारा संपादन हो जाने के बाद में, उपोद्घात या पूर्ववाक या इंट्रोडक्शन या जो भी आप शब्द देते हैं,
तो वो सबसे आखिरी में लिखा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो ये सारा प्रोसेस करने के बाद में ही आप में आएगी कि ग्रंथ का कलेवर क्या है, ग्रंथ में क्या क्या उसके लेखक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट